नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, महाकुंभ से एक बेहद ही दुखद घटना सुनने को मिली। कल 29 जनवरी को मौनी अमावस्या था। आप सबको पता होगा और जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि मौनी अमावस्या को शाही स्नान की प्रथा है। दरअसल ऐसा कहा जाता है या माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि शाही स्नान यानी कि मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके और भी कई सारे कारण हैं जो शास्त्रों में दिए गए हैं, बताए गए हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है और मैंने भी अपने पुराने वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि किस तरीके से महाकुंभ के इस आयोजन में लोगों की हुजूम पहुंच रही है, सिर्फ इस बात के लिए कि वो सभी संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं और खुद को कृतार्थ और धनवान महसूस कराना चाहते हैं। जैसा कि हिंदू और सनातन धर्म में इसके बारे में कहा गया है कि संगम में डुबकी लगाने से लोगों के पाप धुल जाते हैं। अब दोस्तों आते हैं उस दुखद घटना पे जिसके बारे में हम सबको सुनने को मिला। लोगों की एक भारी भीड़ स्नान करने के लिए सुबह में ही जो संगम का किनारा है, संगम का तट है, उस तरफ जाने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि संगम का किनारा या संगम का तट कैसा है। तो दरअसल दोस्तों, संगम का किनारा या संगम का तट प्रयागराज में एक ऐसा जगह है जहां पे जो तीनों नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, इन तीनों के मिलाप का वो पॉइंट है, या यूं कह सकते हैं कि मीटिंग पॉइंट। वो नाक के समान है। आपको ज्यादा समझाने के लिए मैं चाहता हूं कि उसका जो फोटो है वो मैं अपने स्क्रीन पे लगा दूं ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए कि आखिर वो कौन सा स्थान है जहां पे जाते समय इस तरह की दुर्घटना हुई। दरअसल प्रयागराज में ऐसे और भी कई सारे घाट बने हुए हैं, लेकिन जो कल का दिन था यानी कि शाही स्नान के दिन सभी लोग या जो भी भक्त और श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए थे डुबकी लगाने के लिए, वो सभी उस घाट पे ही डुबकी लगाना चाहते थे जिस घाट को ऐसा कहा जाता है कि वो मीटिंग पॉइंट है, तीनों नदियों के मिलन का पॉइंट है। और इसीलिए वहां पे नहाने जाने के समय में अचानक से अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और उसी अफरा तफरी में दुर्भाग्यवश 30 लोगों की जान चली जाती है। मैं ये रिपोर्ट तब की बता रहा हूँ दोस्तों जब ये घटना घटित हुई और ये प्रोबेबली काफी पुरानी। मैं ये 30 लोगों की जो रिपोर्ट है वो प्राथमिक जानकारी के बेसिस पे बता रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें संख्या बढ़ गई हो क्योंकि घायलों की संख्या काफी ज्यादा थी, क्योंकि कुछ लोग घायल भी हुए थे। बाकी दोस्तों, ये जो दुखद घटना घटी उसके बाद से ही जो शासन और प्रशासन है वो सभी के सभी हरकत में आ गए। जैसे ही ये घटना सुनने को मिली वैसे ही काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। मुख्यमंत्री योगी जी से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक सभी ने इस घटना पे अपना दुख जताया और तुरंत ही इसे कंट्रोल भी कर लिया गया। अब दोस्तों, इसके कई सारे पहलू हैं, इस घटना के होने के कई सारे पहलू हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से इस घटना के घटित होते ही कुछ गिद्ध पत्रकारों को, उस तरीके के पॉलिटिशियंस को और कुछ उस तरीके के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंजा और काफी सारे लोगों को मौका मिल गया कुंभ के बारे में अलग अलग तरीके की बातें कहने के लिए और राजनीति करने के लिए। मैं उनके बारे में आप सबको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में आप अपनी राय भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने जैसा कि आप सबको बताया कि जैसे ही ये दुखद खबर आई वैसे ही कुछ लोगों के लिए ये एक अवसर था। कहते हैं ना कि हर आपदा किसी न किसी के लिए अवसर लेके आती है। दुर्भाग्यशाली घटना थी जो महाकुंभ में घटी। इससे पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें कि आग लग गई थी और उसके बारे में भी मैंने आप सबको बताया था, लेकिन उस घटना में किसी की मृत्यु नहीं हुई थी और कोई कुछ दुर्भाग्यवश होता या अनफॉर्चुनेट होता उससे पहले ही उसको कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट घट गया। अब जैसे ही ये घटित हुआ उसके साथ ही मैंने आप सबको बताया कि कैसे कुछ गिद्ध पत्रकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंजा को मौका मिल गया महाकुंभ के बारे में अनाप शनाप बोलने का, गिद्ध पत्रकारों के बारे में और कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनका यही मकसद होता है कि किसी भी आयोजन में किस तरीके से कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो और खासकर वो तब हो
जब वो आयोजन सनातन या हिंदू धर्म से जुड़ा हो, जिसके ऊपर वो लोग लांछन लगा सकें और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। गिद्ध प्रजाति के लोग होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता है, राजनीति करना, चाहे वो किसी बेगुनाह, निर्दोष या दुर्भाग्यपूर्ण घटी घटनाओं में लोगों की लाशों पे ही क्यों ना हो। दोस्तों, ऐसा ही इस घटना के साथ भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हम उसके बारे में बताएं उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आखिर इस घटना के घटित होने के पीछे के कारण क्या हैं और वो कौन से कारण निकल के आ रहे हैं। प्राथमिक जानकारी के अनुसार दोस्तों, जो फर्स्ट रिपोर्ट आई है, जिसे प्रशासन ने भी और शासन ने भी कोट किया है, दरअसल भीड़ इतनी ज्यादा थी कि भीड़ जब उस संगम घाट की तरफ 1 या 1:30 बजे रात को ही प्रस्थान कर देती है और इसी बीच में कुछ लोग जानबूझकर हो हल्ला करने लगते हैं और साथ ही साथ उनके हो हल्ला करने से अचानक से लोग आगे पीछे होने लगते हैं और धक्का मुक्की की नौबत आती है। फिर देखते ही देखते ये जो धक्का मुक्की है वो अफरा तफरी में बदल जाती है। और चूंकि उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि उस संगम घाट तक जाने के लिए जहां पे कि तीनों नदियों का मीटिंग पॉइंट है, सबको सिर्फ यही था कि वो सभी उसी मीटिंग पॉइंट वाले घाट पे स्नान करना चाहते थे। इतनी भीड़ थी कि उस अफरा तफरी में अचानक से लोग बैरिकेडिंग फांदने लगते हैं, बैरिकेड तोड़ने लगते हैं। चूंकि भीड़ ज्यादा थी इसलिए वो भीड़ अनकंट्रोलेबल हो जाती है और इसी बीच में ये स्टैम्पेड या भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ये दुखद दुर्घटना घटित हो जाती है। जैसे ही ये दुखद दुर्घटना घटित होती है, वैसे ही तुरंत उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेके दिल्ली तक अफरा तफरी मच जाता है और दिल्ली से लेके लखनऊ तक सभी लोग हरकत में आ जाते हैं। सभी लोग फोन पे बात करते हैं और ट्वीट करके जानकारी लेने लगते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो। सभी इस दुर्घटना को कैसे कंट्रोल किया जाए और जो भी श्रद्धालु वहां पे उस समय थे उनको कैसे जल्द से जल्द राहत, स्वास्थ्य राहत या इत्यादि चीजों को मुहैया कराया जाए। बाकी जो लोग थे उनमें भय का माहौल ना हो, इसकी स्थिति कैसे बनाई जाए, इसके प्रबंधन में सभी लोग लग गए। एक तरफ जहां केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार और शासन प्रशासन, बाकी सभी लोग उस प्रबंधन में लगे हुए थे कि कैसे इस पूरी स्थिति को कंट्रोल किया जाए और श्रद्धालुओं के मन में भय उत्पन्न ना हो, वैसी स्थिति, नॉर्मल स्थिति फिर से की जाए। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, जैसे ही ये खबर बाहर आती है, वैसे ही उन गिद्ध पत्रकारों को जैसे अवसर मिल जाता है। कुछ उनमें से लिखते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि कैसे घंटे घंटे की लाइव रिपोर्टिंग देखने को उनको मिलती और उन्हें यह भी मिलता, साथ ही साथ जो भी मीडिया के चैनल्स है वो सभी इस बात को भी दिखाते कि कैसे एक एक घटना की माइन्यूट डिटेल उन्हें बताते। साथ ही साथ कुछ लोग जो प्राथमिक जानकारी के अनुसार 30 लोगों के मृत्यु होने की घटना के बारे में रिपोर्ट हुआ, उसको कुछ लोग गलत बताने लगे। कुछ लोग ये कह के उस पर राजनीति करने लगे कि ये तो अभी बस शुरुआत है और सरकार के द्वारा जारी किया गया ये आंकड़ा है, हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़े। ऐसे अनगिनत ट्वीट आपको मिल जाएंगे दोस्त। और अगर आप भी सोशल मीडिया पे हैं तो आप एक्स पे जाइए और वहां पे जाके ट्वीट को पढ़िए, आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से ये सभी गिद्ध प्रजाति के जो पत्रकार हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन सभी को एक मौका मिल गया और उन्होंने अपनी वो गंदी राजनीति और अपने गंदे सोच का प्रदर्शन जारी कर दिया। मैं कहने को तो कुछ और भी कह सकता हूं दोस्तों, लेकिन मैं उन शब्दों को यूज नहीं करना चाहता। और सिर्फ यहीं तक नहीं, कुछ ऐसे राजनेता भी हैं इस देश में और उन्हीं में से एक नाम है पप्पू यादव जी का। मैं पप्पू यादव जी का वो ट्वीट स्क्रीन पे लगा रहा हूं जिसमें उन्होंने लिखा है कि महाकुंभ में भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत, यह सरकार है या जोकरों का अड्डा। हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, एक कुंभ मेला भी आयोजित नहीं कर पाते। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ के प्रभारी मंत्री थे पर शानदार आयोजन किए थे। आज ढोंगी सिर्फ आयोजन के नाम पर अपना चेहरा चमकाते रहे। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों इन सांसद महोदय के खासियत के बारे में। दरअसल लोगों में एक खासियत होता है बड़बोलेपन की और दूसरी एक बीमारी होती है बदजुबान होने की। उन्हीं उसी कैटेगरी में पप्पू यादव जी भी आते हैं।
आपने ये ट्वीट देखा, दरअसल आपको किसी भी तरीके से यह प्रतीत हो रहा है कि ये ट्वीट किसी एक सांसद के द्वारा या सांसद के हैंडल के द्वारा लिखा गया है? अगर आपको क्रिटिसाइज या राजनीति करनी भी है तो उसे करने का एक दायरा होता है, एक मर्यादा होती है, एक शब्दों का मापदंड होता है। जोंकड़ों की सरकार, कैन यू इमेजिन दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एकमात्र ट्वीट है इनका, ऐसे और भी ट्वीट है जो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूं। और इसमें सबसे अहम जो बात है दोस्तों वो ये कि कैसे कैसे अभी का जो महाकुंभ हो रहा है उसको तब के महाकुंभ से कंपेयर किया जा रहा है जब 2013 में अर्धकुंभ सप्पा के शासनकाल में हुआ था। और इसमें जो उन्होंने लिखा है, मैं एक बार फिर से उस लाइन को पढ़ता हूं दोस्तों। 2013 में एक मुसलमान आजम खान महाकुंभ के प्रभारी मंत्री थे और शानदार आयोजन किया था। मतलब इस तरीके के लोगों के बारे में क्या कहा जाए, इनके दिमाग में पता नहीं वो कौन सा कूड़ा भरा हुआ है जिससे हर चीज सिर्फ एक ही जगह पे जाके रुकती है। जिस 2013 के अर्धकुंभ की ये बात कर रहे हैं पप्पू यादव जी, शायद इन्होंने जानकारी जुटाई नहीं दोस्तों। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है आजकल के नेताओं की कि वो लोग जानकारी नहीं जुटाते, वो बस कह देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जनता आज भी 1950s या 1960s में है, जहां उनके पास किसी भी तरीके का इंफो गैदरिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि ये जो समय है वो ओपन एआई और डीप सीक का जमाना चल रहा है, जिसमें चंद कीवर्ड्स डालने के साथ ही आपको उस घटना के बारे में या उन सारे कीवर्ड्स से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं विगत कुछ समय में हुई होंगी उसका पूरा इन्फो आपके स्क्रीन पे आ जाता है। तो मैं पप्पू यादव जी की जानकारी के लिए बता दूं कि दरअसल जिस 2013 के अर्धकुंभ की ये बात कर रहे हैं और जिस महाशय का गुणगान कर रहे हैं ये, उन्हीं महाशय के देखरेख में उस अर्धकुंभ में 36 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। और उसकी रिपोर्ट भी मैं अपने स्क्रीन पे लगा रहा हूं दोस्तों, ताकि आप लोग भी देखिए कि किस तरीके से इस खास तरीके के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके दिमाग में एक अजीब तरीके का कूड़ा भरा हुआ है, जिस कूड़े से वो सिर्फ एक ही चश्मे से हर चीज को देखते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये इकलौते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी तरीके के या इसी चश्मे से हर चीज को देखते हैं। कोई भी घटना घटती है और दुर्घटना पूर्वक और दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अगर किसी भी तरीके के आयोजन में होता है तो अगर आपको उसको क्रिटिसाइज भी करना है तो भी उसकी एक शैली होती है। इस तरीके के शैली से, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ लोग जो गिद्ध बन जाते हैं, जो सिर्फ यही करते आए हैं और जिनका मकसद सिर्फ यही करना है अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट में अपने प्राण अपने परिजनों को खोने वाले उन लोगों के पीड़ा पे अपनी राजनीति को चमकाना या अपने मुद्दे को उजागर करना। दरअसल दोस्तों ये पहला मौका है जब से इस बार का कुंभ शुरू हुआ है, यानी कि 13 जनवरी से लेके आज 29-30 जनवरी है, 17-18 दिनों में ये पहला ऐसा मौका है जब इन्हें महाकुंभ के बारे में क्रिटिसाइज करने का एक मौका मिला है। एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है जिससे इन लोगों को वो मौका मिला है और इन जैसे लोग जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये उस मौके का भरपूर फायदा उठाने का प्रयास करते हैं, जो प्रयास आप इन जैसे लोगों के ट्वीट में, इनके द्वारा दिए गए बयानों में देख सकते हैं। ऐसे अनगिनत वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें लोग महाकुंभ के प्रिपरेशन का, वहां की व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। दोस्तों अगर इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को एक पल के लिए हटा दें, यानी कि जो 29 तारीख को कल हुआ, तो उससे पहले एक भी ऐसी घटना नहीं है जिससे इन लोगों को राजनीति करने का मौका मिले, या कोई भी ऐसा वीडियो या उस तरीके की डिटेलिंग नहीं आई थी निकल के जिससे कि ये पता चले या ये कहा जा सके, क्रिटिसाइज किया जा सके कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं जो हैं वो सही नहीं है, बदहाली, बद व्यवस्था है।
गलत तरीके से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, उन श्रद्धालुओं को, उन भक्तों को जो अपनी भक्ति और आस्था के दम पे उस भारी भीड़ में, उस भारी हुजूम का हिस्सा बनने चले आए हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि उन्हें त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगा के अपने पापों को धोने का एक मौका मिल जाएगा इस जीवन में। और इसी वजह से दोस्तों, जब इन्हें उस तरीके के कोई भी मौके नहीं मिले तो ये लोग अंदर से काफी बौखलाए हुए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदुओं का कोई आयोजन इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाए और उसमें कोई भी ऐसा आपदा ना हो जिससे कि इन्हें अपनी राजनीति चमकाने का या इनके आकाओं की राजनीति को चमकाने का मौका ना मिले। और हां दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप इस इंसिडेंट को, इस अनफॉर्चुनेट दुखद इंसिडेंट को एक बार के लिए हटा दें तो इससे पहले तक कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। और मिली जानकारी के अनुसार 28 जनवरी तक 20 करोड़ से ज्यादा लोग उस महाकुंभ में डुबकी लगा के अपने घर जा चुके थे। कैन यू इमेजिन कि 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्थाएं किस तरह की गई होंगी कि 20 करोड़ लोग बिना किसी दुर्घटना के 28 तारीख से पहले पहले स्नान करके अपने घर सकुशल वापस जा चुके थे। मैंने पहले भी एक चीज कही है दोस्तों कि जब इस तरीके का आयोजन होता है तो कोई भी दुर्घटना या कोई भी सरकार, कोई भी जो प्रशासन होता है, जो व्यवस्था होती है, वो जानबूझ के या ऐसा नहीं चाहता कि उसकी व्यवस्थाओं पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन मार्क लगे। बावजूद इसके मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं और ये जो घटना है वो अनफॉर्चुनेट है। इसके बारे में कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्यों और किस तरीके से ये घटना घटित हुई। साथ ही साथ जो श्रद्धालु जिनके साथ भी इस तरीके की स्थिति हुई है, सरकार को उन्हें किसी न किसी तरीके से मुआवजा भी देना चाहिए। ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति के ना रहने पे उसके परिवार को या उन लोगों को किसी भी तरीके की दिक्कत ना होने पाए, या उस तरीके की व्यवस्था मुआवजे के तौर पे या किसी अन्य माध्यम से करना चाहिए ताकि उन लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ी जिन्होंने अपने परिवारजनों को, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। और इसके साथ ही मैं अंत में एक चीज और ऐड करते हुए आज की वीडियो को खत्म करूंगा दोस्तों कि हर वो मुआवजा जो भी सरकार देगी या किसी भी तरीके से उन लोगों तक पहुंचाई जाएगी एक मदद के तौर पे या किसी भी तरीके से, वो उन लोगों की कमी को या उनके परिवारजनों की कमी को या उस शख्स की कमी को कभी नहीं भर पाएगा जिसे उन लोगों ने खो दिया है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सबसे भी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं या जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि इस तरीके की जब दुर्घटना होती है तो उसके बारे में पॉलिटिक्स से ऊपर, रिलीजन से ऊपर, कास्ट और क्रीड से ऊपर उठ के और बात करनी चाहिए। और साथ ही साथ जब बात करें तब आपके दिलो दिमाग में उन लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उन लोगों के प्रति एक अपनत्व होना चाहिए जिन लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए या जिन परिवारों ने अपने परिवारजनों और प्रियजनों को खो दिया। बाकी दोस्तों, देखते हैं कि आखिर क्या निकल के आता है और किस तरीके से ये पता चलता है कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद कि आखिर जो भगदड़ हुई वो किन परिस्थितियों में और किन किन कारणों से, किसके वजह से हुई। और आई होप कि जब भी ये रिजल्ट आएगी, जो कि जल्द ही आएगी, प्रशासन अपना काम करेगी और उन लोगों को या उन परिस्थितियों की कंप्लीट जानकारी को पब्लिक करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।